अगला सैम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की वसंत और आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसका तीसरा पाठ बस की यात्रा, जिसके लेखक हैं श्री हरिशंकर परसाई जी, जो अपने हास्य व्यंग लिखने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यानी ये मजाक मजाक में बहुत अच्छे व्यंग लिख के आपको बड़ा अच्छा संदेश भी देते हैं उसके साथ कि आपको अपने जीवन में उसको किस प्रकार से उतारना है। तो ये जो प्रस्तुत पाठ है ये है इनका एक यात्रा वृतांत। यात्रा वृतांत मतलब एक यात्रा की कहानी जैसे, जो व्यंग्यात्मक शैली में लिखी गई है। इस पाठ के माध्यम से यह बताया गया है कि प्राइवेट बस के कंपनियों के जो मालिक हैं वो कैसी कैसी खटारा बसें चलाते हैं और वे अधिकाधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में यात्रियों की जान से खिलवाड़ भी किया करते हैं और उसमें खिलवाड़ करने में उनको बिल्कुल भी संकोच नहीं होता। बच्चों, अभी तो आप देखते हो दिल्ली में बहुत अच्छी अच्छी बसें दिखती हैं आपको। मैं जो आज से समझ लीजिए 4-5 साल पहले ऐसी ऐसी बसें सड़क पर थी, यहाँ तक कि अभी भी दिल्ली गाजियाबाद के रूट पे आपको ऐसी कई बसें मिल जाएंगी जिनमें बैठने से पहले ऐसा लगता है कि सीधा स्वर्गलोक की यात्रा ना करनी पड़ जाए। तो ये उसी समय की लिखी गई जो कहानी है, ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं बस की यात्रा। लेखक और उसके 4 साथियों को जबलपुर जाने की ट्रेन पकड़नी थी। उन्होंने बस से पन्ना से सतना जाने का कार्यक्रम बनाया। ये जगह के नाम है, ठीक है। वे सुबह पहुंचना चाहते थे। उनमें से क्योंकि 2 लोगों को सुबह ऑफिस भी जाना था, काम पर भी पहुंचना था, जबकि कुछ समझदार लोगों ने इस बस से यात्रा मत करो इस प्रकार की उनको सलाह दी थी। तो लोगों ने जब सलाह दी तो उन्होंने कहा, क्यों ऐसा क्यों कह रहे हो, क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? उन्होंने कहा नहीं, रास्ते में डाकू नहीं मिलते, वो बस अपने आप में एक डाकू है, डाकिन है। तो उन्होंने कहा, है बस डाकू है, इसका क्या मतलब है? अब जब लेखक ने देखा कि बस को देखा तो बस के लिए उनकी बहुत ही श्रद्धा उमड़ उठी। क्यों श्रद्धा क्यों उमड़ उठी? तो कह रहे हैं बस जो है बड़ी वयोवृत्ति मतलब बहुत ही बूढ़े जैसे, कोई बहुत बूढ़ी औरत हो, बहुत बूढ़ी माँ जैसी वृद्धा हो, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थे। देखो लिखते कैसे हैं ये, कितना बढ़िया लिखते हैं ये। सदियों का अनुभव के निशान लिए हुए, कहते हैं जब आदमी के चेहरे पे झुर्रियां आ जाती हैं, ये सब होता है, तो ये क्या है? ये हमारे अनुभव है। जब दादी नानी के चेहरे पे आप देखते हैं ना बहुत सारी झुर्रियां पड़ी हुई, तो वो कह रहे हैं बस भी कैसी थी, ऐसे ही बिल्कुल डेंट वेंट इतने सारे लगे हुए थे और लोग इसलिए शायद उससे सफर करना नहीं चाहते होंगे कि वृद्धावस्था में इसको कष्ट ना हो। मतलब बस क्या थी, कह रहा मुझे ऐसा लगा ये चलने लायक नहीं है, ये तो बस पूजा के योग्य है, इसकी तो पूजा करनी चाहिए। ये इतनी बूढ़ी बस है, जैसे उम्र दराज लोगों को हम इज्जत करते हैं ऐसे इस बस की बस इज्जत करो, इसके ऊपर सवार हमें नहीं होना चाहिए। कह रहा उसको देखकर ये संशय उत्पन्न होता था कि ये चलेगी भी या नहीं। अब वास्तव में जैसे ही उसने इस कंपनी जो उसका कंपनी का एक हिस्सेदार था, वो भी उनका मित्र था जो उसी बस में सफर कर रहा था, तो इसने उससे पूछ लिया कि क्या ये बस चलेगी, और बड़ा गुस्सा आ गया उसको। कह रहा चलेगी क्यों नहीं, अजी बिल्कुल चलेगी। उसने कहा अच्छा भाई ठीक है। बोला गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती भी है। अब ये सब लोग हंसने लगे तो उसको मालिक को बहुत बुरा लगा। उसने कहा नहीं एकदम ठीक है, अच्छी तरह से चलेगी। बस की दशा देखकर लेखक और उसके मित्र ये निश्चय नहीं कर पा रहे थे कि वो उसमें चले कि नहीं चले। अब लेखक की डॉक्टर मित्र ने अपना अनुभव याद दिलाते हुए कहा कि अरे नहीं भाई, ये बस नई नवेली बसों से भी ज्यादा विश्वसनीय है, मतलब बड़ा विश्वास कर सकते हो तुम इस पे, बढ़िया चलेगी ये बस। अब लेखक ये सुन के अपने साथियों के साथ बस में बैठ गया। जो लोग लेखक को छोड़ने आए थे वो उसको ऐसे देख रहे थे जैसे लेखक उनका गांव छोड़ के नहीं बल्कि इस दुनिया को छोड़ के जा रहा हो। सोच रहे थे मतलब ये क्या है, कैसी बस में बैठ रहा है, जिंदा पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, ऐसे उनकी आंखों में ऐसा भाव था जैसे कह रहे हो भैया जो इस दुनिया में आया है उसे दुनिया के छोड़ के जाने का कोई ना कोई बहाना चाहिए। अब तुम इस बस में बैठे हो तो देखो घर पहुंच भी पाओगे या नहीं। इस तरीके से सब लोग उसको मुस्कुरा के देख रहे थे। बस के चालू होते ही सारी बस हिलने लगी। खिड़कियों के बचे खुचे कांच भी गिरने की स्थिति में आ गए।
लेखक डर रहा था कि वे कांच गिरकर ही उसको घायल न कर दे। ऐसा लग रहा था जैसे सारी बस ही इंजन हो। बस को चलता हुआ देखकर कह रहा मुझे गांधी जी का असहयोग आंदोलन याद आ गया। यानी जिस तरह अंग्रेजों की गलत नीतियों को कोई भी देशवासी सहयोग नहीं कर रहा था, उसी प्रकार से बस के अन्य भाग उसका सहयोग नहीं कर रहे थे। समझ गए? मतलब गियर कहीं डल रहा है तो ब्रेक कहीं है, क्लच कहीं है, वो कहीं, तो इसलिए उसको डर कह रहा है। ऐसा लग रहा था पूरी बस के अर्जे पुर्जों ने असहयोग आंदोलन छेड़ रखा हो कि कुछ भी करो हम तो नहीं चलेंगे। उसकी हिलती बॉडी देखकर लेखक को ऐसा लग रहा था कि बॉडी बस को छोड़ के भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर लगा कि लेखक टूटी सीटों में कहीं पे अटक के पड़ा हुआ है। अचानक चलती बस रुक गई। अब लेखक को पता चला कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने पेट्रोल बाल्टी में निकाल लिया और अपनी बगल में रखकर नली में से इंजन में पेट्रोल डालने लगा। अब लेखक कह रहा है जब मैंने उसको इस तरीके से करते देखा तो मुझे ये लगा कि बस कंपनी बस का इंजन शायद अपनी गोद में रख के बैठ जाएगा और नली से पेट्रोल ऐसे पिलाएगा उसको जैसे माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है। बॉटल से दूध पिलाते हैं ना, तो कह रहा है ऐसे इसको इंजन को रख के गोदी में उसको पेट्रोल इस तरीके से पिलाया जा रहा है। बस की चाल कम हो रही थी। लेखक का बस पर रहा सहा विश्वास भी उठ गया। उसे लग रहा था कहीं बस का स्टीयरिंग न टूट जाए और उसका ब्रेक फेल न हो जाए। हरे भरे पेड़ उसे दुश्मन लग रहे थे, वरना अगर हम जा रहे होते हैं बस में तो दोनों तरफ के अच्छे सुंदर पेड़ दिखते हैं तो हमें क्या लगता है, हमें कितना अच्छा लग रहा है, अरे कितनी बढ़िया सड़क है, देखो दोनों तरफ पेड़ है। यहाँ लेखक की जान सूखी जा रही है। क्यों? उसे लग रहा है कि पेड़ में लगी टक्कर और हम मरे अभी। तो वो कह रहा है कि मुझे दुश्मन दिख रहे थे पेड़। ये आपसे प्रश्न में पूछेगा अभी पेड़ दुश्मन क्यों लग रहे थे, तो आपको पता होना चाहिए। हरे भरे पेड़ अपने दुश्मन इसलिए लग रहे थे क्योंकि बस उनसे टकरा सकती थी। कह रहा और सड़क के किनारे अगर कोई झील दिख जाती तो भी मेरे प्राण सूख जाते कि कहीं बस जाके उसी में गोता ना लगा दे, क्योंकि ब्रेक भी ढंग से नहीं लग रही है। इसी बीच बस पुनः रुक गई। ड्राइवर के बहुत कोशिशें करने पर भी वो बस न चली। कंपनी के हिस्सेदार बस को फर्स्ट क्लास की बताते हुए इसे संयोग मात्र बता रहे थे। कहते रहे तो आज ऐसा हो रहा है, वरना बस बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, इसमें कोई कमी नहीं है। कंपनी के मालिक ऐसी बात कर रहे थे। कमजोर चांदनी में बस ऐसी लग रही थी जैसे कोई बुढ़िया थक कर बैठ गई हो। उसे लग रहा था इतने लोगों के बैठने से कहीं बस के प्राणों का अंत ही न हो जाए, मतलब बस का देहांत ही न हो जाए और उन सबको उसकी अंत्येष्टि ना करनी पड़ जाए। अंत्येष्टि क्या होता है? मरने के बाद जो क्रियाकर्म किया जाता है। कंपनी के हिस्सेदार ने बस के इंजन को खोलकर कुछ ठीक किया। बस तो चल पड़ी पर उनकी रफ्तार अब और भी कम हो गई थी और जो बस की हेडलाइट्स थी वो रोशनी कम होती इतनी कम हो रही थी कि वो डर के मारे जैसे कोई तेजी से कार वाहन कुछ भी आता था पीछे से या सामने से तो वो बेचारा बस वाला साइड दे देता था ये करके कि भैया, ऐसा लगता था जैसे वो कह रही हो कि बेटा तू चली जा, मैं तो बढ़िया हो गई हूँ, मुझे तो कुछ दिखता नहीं है, तो मैं तो साइड में बैठ जाती हूँ, तुम सब निकल जाओ बाकी जो वाहन है। तो ऐसा लग रहा था मानो हमारी बूढ़ी बस ऐसा बाकी आते जाते वाहनों से कह रही हो। अब ये धीरे धीरे चलती थी, अन्य गाड़ियों के आते आते किनारे पे खड़ी हो जाती थी। बस कुछ दूर चलकर पुलिया पर पहुंची थी और उसका एक टायर फट गया। बस झटके से रुक गई। यदि बस स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। लेखक बस कंपनी के हिस्सेदार को श्रद्धा भाव से देख रहा था, जैसे उसके उत्सर्ग मतलब त्याग की भावना कहीं और मिलनी मुश्किल थी। तो कह रहा बस मतलब वो अपनी जान की परवाह किए बिना उस बस में सफर किए जा रहा है। ये नहीं है कि उस बस में थोड़ा पैसा लगा के उसको ठीक करा दे, नहीं, ऐसे लोगों को सिर्फ अपनी कमाई से मतलब है। सवारियों की जान जाए, अरे सवारियों को छोड़ो, वो खुद ही उसमें बैठा हुआ है तो उसको खुद भी अपने प्राणों की फिक्र नहीं है, फिक्र है तो बस पैसे की। और ऐसे लोग ये मत सोचना कि ये मजाक में हरिशंकर प्रसाद जी लिख रहे हैं। आपको अपने आसपास, अपने समाज में, अपने रिश्तेदारी में ऐसे लोग अच्छे से मिल जाएंगे जिनको पैसा अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा होगा। ठीक है, तो आप ऐसे लोगों से रोज के जीवन में मिलते भी रहते हैं और उनका मजाक भी बनाते हैं। तो लेखक भी यहाँ उनका मजाक बना रहा है। उसे तो क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। ये कह रहा है गलत जगह आ गया। अगर किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होता तो कम से कम प्राण सही जगह तो देता देश के लिए।
यहाँ एक बस के पैसों के लिए जान दे रहा है। बस के नाले में गिरने से यदि यात्रियों की मृत्यु हो जाती तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते और कहते, देखो भाई ये महान आदमी आ रहा है जिसने टायर नहीं बदलवाया दूसरा, लेकिन इसने क्या किया, अपने पैसे बचाने के लिए उसी टायर पे की बस को चलाता रहा और आज मर गया, लेकिन देखो पैसे बचाए हैं इसने। तो ये उनकी मजाक उड़ा रहा है। अब ये कह रहा है कि फिर दूसरा घिसा हुआ टायर लगा और बस फिर चली। अब इन्होंने, लेखक ने पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। कह रहा पन्ना क्या, मैंने तो जिंदगी में कहीं भी पहुंचने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। और लगता है, ऐसा लगने लगा था मुझे जैसे सारी जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना। उस लोक कौन सा? परमात्मा के पास। अब इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी और तनाव सब खत्म हो गए। बेताबी मतलब क्या होता है कि जैसे हम बड़े उत्सुक थे पहुंचने के लिए हमें, तो ये कह रहा है कि अब हमारा, जैसे हम बड़े अधैर्य रखा हुआ था, लेकिन अब हमें कुछ नहीं हो रहा था। हम कह रहे थे आराम से तनाव वनाव छोड़ो, जैसी बस है चुपचाप बैठे रहो भगवान का नाम लेके इसमें। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह उस बस में बैठ गए, कह रहा है, और चिंता जाती रही। और उसके बाद क्या हुआ, सब लोग ऐसे हंसी मजाक कर रहे थे। तो लेखक कह रहा है मैंने सोचा मैं भी अकेला क्यों इस चिंता में भुला जाऊं। तो लेखक कह रहा है मैं भी उसी हंसी मजाक में शामिल हो गया। तो ये थी बच्चों हमारी हरिशंकर परसाई की बस की यात्रा। बहुत मजेदार, बहुत अच्छा व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया यात्रा वृतांत है। थोड़ा सा इसके शब्दार्थ बता दूं मैं आपको। डाकिन डाका डालने वाली, वृद्धावस्था बुढ़ापा, वयोवृद्ध बहुत बूढ़ी, अनुभवी तजुर्बेकार, निमित्त कारण बहाना, असहयोग सहयोग न करना, बियाबान सुनसान, अंत्येष्टि अंतिम क्रियाकर्म। मैंने आपको ये साथ साथ बताए भी है पर एक बार फिर से रिमाइंड करा रही हूँ। उसके बाद दुर्लभ, अत्यंत कठिनाई से प्राप्त होने वाला, और बेताबी मतलब बेचैनी, बहुत अधिक व्याकुलता। मैंने आपको बताया था थोड़ा मुहावरे भी, गजब होना, आश्चर्यजनक बात होना, आगा पीछा करना, दुविधा की स्थिति में होना, जान हथेली पर रखना, मौत से न डरना, प्रयाण कर जाना, मर जाना। बच्चों इनमें से मुहावरे आप अच्छी तरीके से करके जाइएगा। जो सीबीएसई की गाइडलाइंस है उसमें अध्यापकों को यही ज्यादा बताया जाता है कि जो भी आपका पाठ हो उसमें से चुनकर बच्चों को मुहावरे दिया करो और उनसे वाक्य बनाने के लिए कहा करो। तो जो 5 नंबर के मुहावरों के वाक्य भी आते हैं तो उनको भी आप पाठ में से जब मैं आपको बताऊंगी तो भी सुनिए और अपने आप ही उन वाक्यों को छांटने की कोशिश किया कीजिए कि कौन से मुहावरे हैं। ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम इसके साथ ही आपसे मैं विदा लेती हूँ। अगले पार्ट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।